देखिए, इस सीपीपी नंबर 21 के डिस्कशन के साथ ही हम इस क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। तो टॉपिक मीटर ब्रिज पे ही पूरा सीपीपी था, जो मैं आपको पहले आपके ग्रुप में दे चुका हूं, साथ ही इस वीडियो के लिंक में भी मैं डाल दूंगा। अब आप बताते चले, अगर बता सके तो, कि कौन से में डाउट है कौन से में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 ये मैंने इनके आंसर्स दे दिए। 1/4, 20, 20, 5 एंड 5। मैं पहले, अब क्योंकि आप बोल तो पा नहीं रहे, तो पहले 5 में तो आप बता ही नहीं पा रहे किस में डाउट है किस में नहीं, तो मैं पहले सीधी शुरुआत कर रहा हूं 6 से। मैं एक बार आंसर रिपीट करता हूं, किसी को अगर नहीं दिखे हो या बताओ। फर्स्ट का 1/4 ओम, सेकंड का 20 ओम, थर्ड का 20 ओम, फोर्थ का 5 ओम, फिफ्थ का 5 ओम, सिक्स्थ का 53/5 ओम, एट्थ का ये एक्सप्रेशन आएगा 100/L1 × 100 - L1, 9th नो करंट एंड 10th का ए। तो हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एंड करेक्शंस क्या होते हैं मीटर ब्रिज में, वहां से हम शुरुआत कर रहे हैं इस क्लास की। देखिए, अगर हम इसकी बात करें, एंड करेक्शंस इन ए मीटर ब्रिज, एंड करेक्शंस इन ए मीटर ब्रिज, क्या आप रिस्पॉन्ड कर पाएंगे कि नहीं, या म्यूट किया हुआ आपको? जिले सर एक बार इनको अनम्यूट कर देना अगर ऐसा है तो। देखो, एंड करेक्शंस इन ए मीटर ब्रिज, हाँ जी, अब ठीक है, अब आपकी आवाज भी मुझे सुनाई दे रही है। देखिए इधर, ये कोई मीटर ब्रिज है, ये मीटर ब्रिज की वायर है। एंड करेक्शंस का क्या मतलब है कि आप जो स्केल लगाते हो, मीटर ब्रिज वायर के साथ जो स्केल लगाते हो वो 1 मीटर का होता है। मीटर ब्रिज वायर के साथ जो स्केल लगाते हो वो 1 मीटर का होता है। यहां 0 सेंटीमीटर मार्क एंड यहां 100 सेंटीमीटर मार्क। लेकिन वायर तो कुछ आगे तक जाके उस थिक कॉपर स्ट्रिप पे अटैच होगी। वायर तो कुछ आगे तक जाके उस थिक कॉपर स्ट्रिप पे अटैच होगी, इधर भी एंड सिमिलरली इधर भी, ऐसे ही इस साइड भी। तो जो एग्जैक्ट लेंथ ऑफ वायर है वो 100 सेंटीमीटर से ज्यादा होगी, कुछ इधर ज्यादा होगी। ये आपका लेफ्ट हैंड है, ये आपका लेफ्ट हैंड है, और ये वाला आपका राइट हैंड है। तो अब देखो, इधर की एंड करेक्शन मान लो a सेंटीमीटर है, कि ये लेंथ वो है जो हम काउंट नहीं कर पाए मीटर स्केल से, और इधर की एंड करेक्शन है 20 सेंटीमीटर, जो हम काउंट नहीं कर पाए। अगर आपको किसी भी सवाल में एंड करेक्शन अलग से दिया जाए तो टोटल लेंथ कितनी सेंटीमीटर होगी? टोटल लेंथ 100 सेंटीमीटर, तो बीच की ए इधर बी इधर, ये सेंटीमीटर में, तो आप बताओ टोटल लेंथ कितनी बोले हम? 100 + a + b सेंटीमीटर। अब एक बार इस क्वेश्चन में पढ़ के बताओ टोटल लेंथ कितनी है वायर की। ये इस साइड लेफ्ट हैंड पे एंड करेक्शन है 1 सेंटीमीटर, और राइट हैंड पे जो एंड करेक्शन है दैट इज 2 सेंटीमीटर। तो टोटल लेंथ कितनी होगी? यस, 103 सेंटीमीटर। आपको टोटल लेंथ इस क्वेश्चन में पता लगी कि ये होगी। उसके बाद देखो, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं, कुछ ढंग से बोर्ड दिखे तो। ज्यादा हो गया? अभी ठीक है? ठीक है, ठीक है। देखो, ये टोटल लेंथ आपकी है 103 सेंटीमीटर। अब इसमें कहा गया कि जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये स्टैंडर्ड ओम 10 ओम रजिस्टर आपने यूज कर रखा है राइट गैप में, तो वो वाला राइट गैप है, तो उसमें तो लगा रखा है 10 ओम का रजिस्टर। द गैल्वेमीटर शोज नल पॉइंट एट 52 सेंटीमीटर मार्क। जहां भी ये गैल्वेमीटर था और इसने नल पॉइंट तब दिखाया जब वो उस जगह था जहां स्केल पे 52 सेंटीमीटर मार्क है, यह हमें दिया गया है। अननोन रेजिस्टेंस एक्स इज इन द लेफ्ट गैप,
यही बोला इन्होंने कि यहां x है। अब ये बताओ इधर की लेंथ कितनी हुई, वायर की लेंथ यहां से लेके यहां तक 52 तक, जहां बैलेंसिंग मिली 53 सेंटीमीटर। और उधर की लेंथ कितनी हुई, उधर की, अरे थोड़ा तो मैथ्स ठीक लगाओ, कितनी लेंथ बची उधर, ये 100 सेंटीमीटर है, 52 सेंटीमीटर यहां हो चुकी, तो ये कितनी बची 48 प्लस 2, तो कितना हो गया 50 सेंटीमीटर। अब देखो अगर इस क्वेश्चन में एंड करेक्शंस का जिक्र नहीं किया होता, अगर इस क्वेश्चन में एंड करेक्शंस का जिक्र नहीं किया होता, तो हमारी इक्वेशन बनती x इंटू उधर की लेंथ जो कि 48 काउंट होती बराबर 10 इंटू 52, ये इक्वेशन बननी थी। लेकिन एंड करेक्शंस आने से उधर वाली लेंथ 48 की जगह हो जाएगी 50 एंड इधर वाली लेंथ 52 की जगह हो जाएगी 53। 0 से 0 गया तो आपका x आ गया 53/5 ओम। तो ये क्वेश्चन देने का पर्पज यहां पे ये था कि आपको एंड करेक्शन समझाया जाए कि मीटर ब्रिज में एंड करेक्शंस का क्या मतलब है। क्या बताओ, ये कॉन्सेप्ट आ गया समझ में एंड करेक्शंस वाला? तो हो गया ना आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर है सभी को? ठीक है, अब मैं 1 से 5 पे फिर आता हूं, क्योंकि ये उस तरह के क्वेश्चंस हैं जो मैंने लास्ट क्लास में लिए थे कि एक हटाया एक लगाया, तो आपको लेफ्ट राइट गैप संभालने होंगे। 1 से 5 पे हम बाद में आते हैं, पहले मैं आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद मैं चलूंगा 8 पे, क्योंकि 8 एक काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये समझिए आप। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और 8 में आपसे पूछा गया है इन्हें मीटर ब्रिज, ये मीटर ब्रिज इन्होंने दिखा भी रखा है। एक साइड रेजिस्टेंस R लिया, दूसरी साइड रेजिस्टेंस S लिया, टोटल लेंथ 100 सेंटीमीटर है और जो बैलेंसिंग लेंथ है इधर से L1 है और उधर से 100 माइनस L1 है। ये इन्होंने डायग्राम में दिखाने की कोशिश की है और गैल्वेनोमीटर में करंट 0 है। इनका ये डायग्राम है, नीचे एक ड्राइविंग सर्किट है और ये स्विच क्लोज है इस तरीके से। अब देखिए, इन ए मीटर ब्रिज द पॉइंट डी इज द न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट मतलब बैलेंस पॉइंट, यहां कोई बैलेंसिंग हुई है। तो फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर मॉडुलस ऑफ फ्रैक्शनल एरर इन कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस S। ये S जो है ये हमें कैलकुलेट करना है। अब ये क्या पूछना चाह रहा है, मॉडुलस ऑफ फ्रैक्शनल एरर इन कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस S पर यूनिट एरर इन मेजरिंग द बैलेंसिंग लेंथ L1। पहले तो इस टर्म का मतलब समझो क्या है। अगर किसी बच्चे ने बहुत ढंग से रीड कर लिया होता लैब में कि बिल्कुल L1 पे ही बैलेंसिंग थी और स्केल से भी L1 ही देख ली, तो कोई एरर होता ही नहीं। तो आपकी इक्वेशन बनती R इंटू 100 माइनस L1 इज इक्वल टू S इंटू L1। R इंटू 100 माइनस L1 इज इक्वल टू S इंटू L1। लेकिन होता क्या है, लैब में भी एक ग्रुप में 3-4 बच्चे खड़े रहते हैं, तो कोई बोल रहा होगा वो मीटर स्केल 52 पे दिखा रहा है, साइड वाले को 51 दिख रहा है, इधर वाले को 53 दिख रहा है, पता नहीं किसकी रीडिंग लिखी जाए। तो कई बार एक स्मॉल एरर हो जाता है इन मेजरिंग द बैलेंसिंग लेंथ। लेट आपने L1 की जगह उसे रीड किया L1 प्लस DL1। मैं कहता हूं L1 की जगह आपने उसे रीड किया L1 प्लस DL1। आप सभी जानते हैं ये प्लस के साथ ही लिखा जाएगा, चाहे आपने थोड़ी कम लेंथ मेजर की चाहे थोड़ी ज्यादा, चाहे आप 52 को 51 देख रहे हैं चाहे आप 52 को 53, वो तो डिपेंड कर देगा DL पॉजिटिव है नेगेटिव। सपोज कीजिए आपने L1 को गलती से, L1 को बाई मिस्टेक इतना रीड कर लिया, तो जो S1 होगा, S1 नहीं S, उसकी वैल्यू कैलकुलेट होके आ गई S प्लस DS। देखो ये तो एग्जैक्ट वैल्यू है S की, अगर आपने L1 सही रीड किया होता। अगर आपने L1 को गलती से इतना रीड किया और उससे जो S कैलकुलेट होके आया
कैलकुलेटेड वैल्यू वो इतनी आ गई, तो ये कहता है आपको एक एक्सप्रेशन निकालना है किस चीज का, इसे एक्यूरेसी भी बोल देते हैं। इस चीज से एक्यूरेसी पता लगती है इस मीटर ब्रिज की, कि ये जो कैलकुलेट होके आया इसमें फ्रैक्शनल एरर कितना है। फ्रैक्शनल एरर का मतलब है ds बाई एस। भाई ds तो है एरर, डिवाइड बाई जो ओरिजिनल वैल्यू आनी थी एस। फ्रैक्शनल एरर इन अननोन रेजिस्टेंस पर यूनिट योर मिस्टेक, पर यूनिट एरर इन मेजरिंग द बैलेंसिंग लेंथ, ये। और इसका मॉडुलस, मॉडुलस इसलिए कि हो सकता है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पहले तो आप ये बताओ क्या ये टर्म समझ में आ रही है। देखो मैं यहां से पढ़ के बोलता हूं कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर मॉडुलस ऑफ, तो ये मैंने मॉडुलस लगा दिया, फ्रैक्शनल मॉडुलस ऑफ फ्रैक्शनल एरर इन कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस एस। एस की वैल्यू में कितना फ्रैक्शनल एरर आया, मतलब ds बाई एस, पर यूनिट एरर इन मेजरिंग द बैलेंसिंग लेंथ। बैलेंसिंग लेंथ को मेजर करने में आपने एरर कितना लिया और वहां एरर आपने कर दिया dl1। तो सबसे पहला काम, इसी एक क्वेश्चन में दो बातें हैं, आप इसे अपनी कॉपी में इस तरह से टॉपिक बना के डाल सकते हैं। जैसे पिछला मैंने लिखवाया तो आप टॉपिक बना सकते हैं एंड करेक्शंस इन ए मीटर ब्रिज। ये जो अगला मैंने लिखवाया आप टॉपिक डाल सकते हैं एक्यूरेसी ऑफ मीटर ब्रिज या एक्यूरेसी ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ढंग से सीखना अब इस चीज को। तो आपको ये देखना होगा कि ये एक्सप्रेशन क्या निकल के आएगा। मेरे पास एस का तो एक्सप्रेशन है, एस का एक्सप्रेशन तो मेरे पास यहां से है। एस आपका है R इंटू 100 माइनस L1 अपॉन L1। ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग का एक्सप्रेशन है और इससे मुझे एक्यूरेसी निकालनी है, ये वाला एक्सप्रेशन निकालना है। पहले आप ये एक बार जवाब देना कि आपको ये समझ में आ रहा है कि हमें ये चीज कैलकुलेट करनी है। क्या ये समझ में आ रहा है यहाँ? ठीक है, एक बार फिर बताता हूं कि हुआ क्या है। आपने रीड करने में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, 52 को 51 पड़ गया, 52 को 53 पड़ गया, अक्सर होता है ऐसा। तो वो आपकी जो बाय मिस्टेक आपने जो एरर किया उसकी वजह से एस की वैल्यू जो कैलकुलेट होके आएगी वो भी थोड़ी अलग आ जाएगी। तो एस में कितना फ्रैक्शनल एरर आ रहा है पर यूनिट योर मिस्टेक, कि आपने कितनी गलती की है, उसे बोलते हैं एक्यूरेसी। ये जितना कम होगा उतना ही बेटर होता है मीटर ब्रिज। तो दिस शुड बी मिनिमम। ये एरर है, ये एक्यूरेसी बताता है कि ये एक्यूरेसी रिलेटेड है इस चीज से। ये जितना कम होगा एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा होगी, इस तरह से। अब मेरा काम है, पहला काम, कि मैथमेटिकली, क्योंकि इसी क्वेश्चन में दो बातें दे रखी हैं, मैंने बोला आप ये ढंग से नोट करना, एक्यूरेसी ऑफ मीटर ब्रिज नाम डाल के। अब इसमें दो बातें हम सीखते हैं। पहले तो ये कहता है कि आप इसका ना एक्सप्रेशन निकालो, ds बाई एस अपॉन dl। तो आप सबसे पहला काम क्या करो, मैं डायग्राम हटा के आपको दिखाता हूं। आप दोनों साइड लॉग ले लीजिए। अब ये थोड़ा मैथमेटिकल काम है। इस इक्वेशन में, ये जो हमारी इक्वेशन है, इसमें टेकिंग लॉग, नेचुरल लॉग ले रहे हैं, मतलब बेस ई वाला, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स। दोनों साइड आपने लॉग लिया तो इधर तो बना ln s। ln समझते हो ना आप, लॉग टू द बेस e। क्लियर है सभी को? ठीक है, इधर देखो, इधर एक r है, एक ये है और एक ये है। जब दो चीजें प्रोडक्ट में होती हैं तो लॉग लेते समय उनको अलग अलग सम कर दिया जाता है, और कोई डिवीजन में हो तो माइनस कर दिया जाता है। तो मैं इसको लिख सकता हूं ln r प्लस, पहली टर्म तो आई ये ln ऑफ r, सेकेंड टर्म आ रही है ln ऑफ 100 माइनस L1, एंड थर्ड टर्म बताओ क्या आएगी? थर्ड टर्म क्या आएगी बोलिए भाई। इसमें मैंने दोनों साइड लॉग लिया है, ये ln s हो गया, फर्स्ट टर्म ln r प्लस सेकेंड टर्म ये प्रोडक्ट में था, थर्ड टर्म बोलो क्या आएगी इसमें? माइनस ln ऑफ L1। बताइए क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? क्या किया हमने भाई? log ऑफ a इंटू बी बाई सी, दैट इज log a प्लस log b माइनस log c। क्लियर हो गया होगा सभी को ये वाला स्टेप तो? ठीक है ना। अब आप क्या करो, दोनों साइड जो हमारा वेरिएबल L1 है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स with respect to L1, differentiating both the sides with respect to L1।
अब देखो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो ln s का डिफरेंशिएशन बनेगा 1/s इंटू ds/dl1। क्यों, इसका रीजन सुने। अगर मुझे करना होता d/ds ऑफ ln s तो आ जाता 1/s, लेकिन मुझे करना है d/dl1 ऑफ ln s, तो आप इसको ढक लीजिए, इसको L1 ही मान लीजिए। log का 1/a और इंटू जो भी आपने ढका, चेन रूल की तरह हम पढ़ते थे इसे, उसका दोबारा से करना होगा, तो ये हो जाएगा ds/dl1। क्या पहली टर्म का डिफरेंशिएशन समझ में आया आपको? L1 के रिस्पेक्ट में कैसे किया हमने। सेकेंड टर्म d/dl1 ऑफ ln r, r एक नॉन रेजिस्टेंस थी, r एक नॉन रेजिस्टेंस थी, एक फिक्स वैल्यू थी जो आपने एक गैप में रखी है, तो उसमें कोई एरर नहीं हो सकता, वो हमें पहले से बताया। तो एक कांस्टेंट है तो उसका log भी कांस्टेंट होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? 0। रीजन है कि r इज नॉन, एग्जैक्टली आपको पता है कि r कितना है। दूसरी टर्म का भी मैंने डिफरेंशिएशन सिखा दिया। तीसरी टर्म के डिफरेंशिएशन पे चलते हैं। d/dl1 ऑफ ln ऑफ 100 माइनस L1, ये देखिए क्या होगा, ln के आगे जो भी उसको ढक लो, और ln x का होता है 1/x, तो ये हो गया 1/100 माइनस L1 इंटू जो भी आगे लिखा था उसका L1 के रिस्पेक्ट में दोबारा से डिफरेंशिएशन, जो भी लिखा था उसका L1 के रिस्पेक्ट में दोबारा से डिफरेंशिएशन, ये और करना होगा। कारण जैसे यहां किया, यहां s लिखा तो s का दोबारा, अब 100 का तो 0, 100 का तो 0 एंड माइनस L1 का डिफरेंशिएशन कितना होगा L1 के रिस्पेक्ट में? -1, तो ये आपका हो गया माइनस ऑफ 100 माइनस L1। और एक आखिरी टर्म है d/dl1, उसका किया ln L1 का, ये तो वही है d/dx ऑफ ln x, तो दिस विल सिंपली कम आउट टू बी 1/x, यानी कि 1/L1। मैंने आपको यहां 4 डिफरेंशिएशन बताए, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। एक बार ये बताओ क्या ये चारों डिफरेंशिएशन समझ में आ गए हैं कि नहीं? तो हमने क्या किया, पहले उसका log लिया, फिर दोनों साइड, ये एरर तक पहुंचने का एक तरीका होता है, फिर हमने उस पे दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। चलो अब डिफरेंशिएशन के बाद फर्स्ट टर्म क्या आई? फर्स्ट टर्म ln s की जगह है उसका डिफरेंशिएशन, तो 1/s में वो लिख रहा हूं यहीं पे, तो जो फर्स्ट टर्म आपकी बनेगी दैट विल बी 1/s इंटू ds/dl1, ये आपकी पहली टर्म है, बराबर ln r का डिफरेंशिएशन हो क्या आया? 0, तो वो तो 0 हो गया। थर्ड टर्म का डिफरेंशिएशन है ये रहा -1/100 माइनस L1, तो थर्ड टर्म आपने डिफरेंशिएट करके लिखी तो -1/100 माइनस L1, एंड फोर्थ टर्म में एक माइनस लगा था, वो तो मैंने ये लगा दिया, एंड ln L1 का डिफरेंशिएशन होगा 1/L1। आप बताओ क्या ये नई इक्वेशन आपको समझ में आ गई है कि नहीं? दोनों साइड डिफरेंशिएट करने के बाद ये इक्वेशन बननी है, ठीक है। अब मैं यहां से वही एक्सप्रेशन निकालना चाहूंगा जो क्वेश्चन में पूछा है, यहां से मैं केवल वो एक्सप्रेशन निकालना चाहूंगा जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। देखिए कैसे, मैं इसी चीज को ऐसे लिख सकता हूं ds/s डिवाइडेड बाई dl1। क्या हमसे यही चीज नहीं मांगी गई थी क्वेश्चन में? यही थी ना वो जो पूछी है। माइनस आपने कॉमन ले लिया तो 1/100 माइनस L1 प्लस 1/L1, यह आ गया। इसको मैं अगर आगे बढ़ाऊं, मैंने एलसीएम लिया L1 इंटू 100 माइनस L1 और ऊपर आया L1 प्लस 100 माइनस L1 और पूरे के बाहर एक माइनस साइन है, L1 से L1 कट गया तो मेरे पास इसका एक्सप्रेशन आ गया। इसका एक्सप्रेशन आया -100 अपॉन ये चीज, -100 अपॉन L1 इंटू 100 माइनस L1। तो मैं यही लिख देता हूं, इसकी वैल्यू निकल के आ गई है, एक तो माइनस साइन लगाया, एक ऊपर 100
ये सेंटीमीटर में लेंस है तो उसके अकॉर्डिंग चल रहा है L1 इंटू 100 माइनस L1। ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया इसका। और क्वेश्चन में अलग से लिखा है कि इसका मॉडुलस निकालो, क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आने का क्या मतलब है? नेगेटिव आने का ये मतलब है, ध्यान से सुनो, नेगेटिव आने का ये मतलब है कि अगर DL1 पॉजिटिव है तो DS नेगेटिव होगा। मतलब अगर आप लेंथ 52 की 53 पढ़ गए, आपने L थोड़ा ज्यादा पढ़ दिया, तो जो S की एग्जैक्ट वैल्यू होनी थी उससे कम कैलकुलेट होके आएगी। अगर DL1 नेगेटिव है तो DS पॉजिटिव होगा। मतलब अगर आप 52 का 51 रीड कर गए तो जो एग्जैक्ट वैल्यू है उससे ज्यादा कैलकुलेट होके आएगी। क्या क्लियर है ये बात? और जो मेरे पास इस एक्यूरेसी नाम की चीज का जो एक्सप्रेशन आया वो निकल के आया, माइनस हट जाएगा मोड़ लेके, 100 अपॉन L1 इंटू 100 माइनस L1, वेयर L1 इज इन सेंटीमीटर। तो भाई ये आपका इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, एक बड़ा यूजफुल रिजल्ट हमारे सामने आएगा। ये प्योरली मैथमेटिकल काम था, पहले लॉग लिया फिर डिफरेंशिएट किया। ये आप ध्यान रखना कैसे हमने किया है। तो अब हम चलते हैं इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे। एक टॉपिक करवाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन की तरह आपको दे दिया है ताकि एक्यूरेसी में समझा सकूं। सेकंड पार्ट देखिए, ऑल्सो प्रूव मैथमेटिकली दैट दिस रेशियो हैज मिनिमम मैग्नीट्यूड व्हेन बैलेंस पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट द मिडल ऑफ द वायर। यानी कि आपको ये प्रूव करना है, इफ L1 इज 50 सेंटीमीटर, आपको ये प्रूव करना है कि अगर बैलेंस पॉइंट बिल्कुल बीच में हो, इफ L1 इज 50 सेंटीमीटर, देन अगर बैलेंस पॉइंट बिल्कुल बीच में हो, देन एक्यूरेसी इज मैक्सिमम। इसका मतलब भी मैं आपको बताऊंगा। दैट इज, ये जो रेशियो है DS/S अपॉन DL1, दिस इज मिनिमम। प्रूव तो भी करते हैं, लेकिन पहले इसका मतलब आप जानिए, वो ज्यादा जरूरी है। प्रूफ तो मैथमेटिकल है, 2 स्टेप्स में हो जाएगा मैक्सिमम मिनिमा से, लेकिन इसका मतलब सुनो क्या है। अगर मीटर ब्रिज वायर पे 50 सेंटीमीटर पे बैलेंसिंग है तो एक्यूरेसी मैक्सिमम का क्या मतलब है? आप गलती से 50 को 51 पढ़ गए, आपने 1 सेंटीमीटर का एरर कर दिया, तो जो S कैलकुलेट करोगे उसमें बहुत बड़ा एरर नहीं आएगा, नेग्लेजिबल एरर आएगा। लेकिन अगर यही 1 सेंटीमीटर की गलती आपने कहीं और जाके की होती, मान लो बैलेंस पॉइंट 70 पे होता और आपने 71 पढ़ दिया होता, तो उस 1 सेंटीमीटर की वजह से कैलकुलेशन में S के वैल्यू में बहुत बड़ा एरर आता। 50 सेंटीमीटर पे एरर मिनिमम आएगा। और अगर उधर बैलेंसिंग हो, जैसे 40 पे या 30 पे हो, और आप उसको 31 पढ़ जाए, 29 पढ़ जाए, तो भी एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ S ज्यादा होगा। एक बार ये बताओ, क्या इस बात का मतलब समझ में आ रहा है कि एक्यूरेसी मैक्सिमम मिडल पॉइंट पे बैलेंसिंग में क्या मतलब है इस चीज का? ये मैं लिख भी दूंगा बोर्ड पे एक लाइन, पहले आप सुन लीजिए ढंग से इसको प्रूव करने के बाद। इसका मतलब ये है कि अगर आप 1 सेंटीमीटर की भी गलती कर रहे हैं मेजरमेंट में, उससे S की कैलकुलेशन में कितना एरर आएगा वो डिपेंड करेगा कि बैलेंसिंग कहां है। अगर बीच में बैलेंसिंग है तो मिनिमम एरर आगे प्रोपिगेट होगा। अब ये चीज हम प्रूव करें जो इसके सेकंड पार्ट में इन्होंने प्रूव करवाई है। देखो, आपको ये चीज मिनिमम करनी है, ये चीज मिनिमम निकालनी है, कहां होगी, हमें यही प्रूव करना है कि ये मिनिमम 50 सेंटीमीटर पे होगी। तो इसमें देखो, न्यूमरेटर तो फिक्स है 100, न्यूमरेटर तो फिक्स है, तो अगर आप इसको मिनिमम करना चाहते हैं तो डिनोमिनेटर को क्या करना होगा? मैक्सिमम। अगर आप इसको मिनिमम करना चाहते हैं तो आपको डिनोमिनेटर को मैक्सिमम करना होगा। अब देखते हैं उस चीज को। अगर आप इसको मिनिमम करना चाहते हैं तो आपको डिनोमिनेटर को मैक्सिमम करना होगा। देखिए कैसे, सुने इसके लिए आपने खाली डिनोमिनेटर उठाया, एंड दैट इज L1 इंटू 100 माइनस L1, इट मीन्स 100 L1 माइनस L1 स्क्वायर। हाँ जी, मैक्सिमा या मिनिमा का क्या तरीका होता है? मैक्सिमा या मिनिमा का क्या तरीका होता है? हाँ, हमने डिनोमिनेटर को x बोल दिया, डिनोमिनेटर को थोड़ी देर के लिए x बोल दिया, लेट डिनोमिनेटर x भी दिस। तो अगर आपको x को मिनिमा या मैक्सिमम देना है तो dx बाई dl1 जीरो कर दो। हाँ जी, इसका x का, इस x का पूरे डिनोमिनेटर का L1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन बताओ। 100 L1 का कितना होगा L1 के रेस्पेक्ट में? 100। और L1 स्क्वायर का कितना होगा?
2L1, इसको किया 0, तो आप अगर सोल्व करेंगे तो L1 कितना आ रहा है 50 सेंटीमीटर। अब चेक कर लेते क्या यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम है कि नहीं, क्योंकि मुझे मैक्सिमम पे जाना है। तो उसके लिए मैंने डबल डिफरेंशिएशन किया, L1 के रिस्पेक्ट में डबल डिफरेंस, मतलब इस चीज का दोबारा डिफरेंशिएशन। 100 का तो कितना होगा 0 एंड -2L1 का -2, तो यह आया -2। नेगेटिव पे मैक्सिमम होता है, याद है क्या +1 का ये पार्ट। अगर सिंगल डिफरेंशिएशन 0 हो तो वहां मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी। लेकिन अगर डबल डिफरेंशिएशन 0 हो ना, डबल डिफरेंशिएशन करके वो नेगेटिव आ जाए तो वहां मैक्सिमम होगा, और पॉजिटिव आ जाए तो वहां मिनिमम होगा। तो यहां नेगेटिव आया, यानी कि L1 बराबर 50 सेंटीमीटर पे मैक्सिमम होगा। तो यानी कि जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा तो ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, अपने आप मिनिमम हो जाएगा। क्या ये समझ में आ गया है कि नहीं? तो हमने ये प्रूव कर दिया जो इस क्वेश्चन में मांगा था इन्होंने, कि L1 50 सेंटीमीटर पे एक्यूरेसी मैक्सिमम होगी, या ये जो फैक्टर है ये मिनिमम होगा। क्लियर ना सभी को ये चीज? ठीक है। अब देखो इसके और क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये अच्छा, अगर ये पूछे कोई, जो मैंने शुरू में भी बताया था कि ये जो हमने लिखा है कि एक्यूरेसी मैक्सिमम है, इसका मतलब क्या है? एक्यूरेसी मैक्सिमम का मतलब क्या है? आपको समझ में आ गया है कि नहीं ये चीज? एक्यूरेसी मैक्सिमम का मतलब ये है, मैं एक लाइन बोल रहा हूं, आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। अ स्मॉल एरर इन डिटरमाइनिंग द बैलेंस पॉइंट, अ स्मॉल एरर इन डिटरमाइनिंग द बैलेंस पॉइंट introduces least error in calculating the value of unknown resistance S if the middle point is the balance point। एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, सुनिए। If the middle point यानी कि L बराबर 50 सेंटीमीटर is the balance point, then a small error in noticing the balance point introduces a least error in calculating the unknown resistance S। समझ में आ गया होगा ना शायद ये पॉइंट? ठीक है। अब देखते हैं, अब हम आते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे। आप आइए सीपीपी के क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखो इस सीपीपी के थ्रू ही हम आज मीटर ब्रिज कवर कर रहे होंगे, कंप्लीट कर रहे होंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है, आंसर द फॉलोइंग, ये इसमें 4 पार्ट्स थे, कुछ आपको आते होंगे, कुछ मैंने अभी करवा दिए। ए पार्ट 7 का ए पार्ट है, मैं क्वेश्चन बोलता हूं। वाई आर द कनेक्शंस बिटवीन द रजिस्टर्स इन ए मीटर ब्रिज वायर मेड ऑफ थिक कॉपर स्ट्रिप। मीटर ब्रिज में थिक कॉपर स्ट्रिप क्यों यूज किए जाते हैं? बताओ क्या यूज था इसका? हाँ, थिक लेने का मतलब है एरिया बहुत ज्यादा हो गया, और कॉपर लेने का मतलब है रेजिस्टेंस बहुत कम है। तो आर बराबर रोयल भाई ये कहते हैं कि रेजिस्टेंस टेंड्स टू 0, और हम उसे कनेक्टिंग वायर की तरह यूज करना चाह रहे थे, इसलिए थिक कॉपर स्ट्रिप यूज किया। तो पहले का आंसर तो ये है, सो दैट दे कैन बी यूज्ड एज कनेक्टिंग वायर, ये पहला हो गया। अब दूसरा सुनो, व्हाई इज इट जनरली प्रिफर्ड टू ऑब्टेन द बैलेंस पॉइंट इन द मिडल ऑफ द मीटर ब्रिज वायर। अक्सर कोशिश की जाती है कि बैलेंसिंग बीच के आसपास ही हो, क्यों? क्या पिछले सवाल में उसका आंसर आ चुका है या नहीं? ठीक है। और मैं आपको एक वैसे बताता हूं प्रैक्टिकल्स के पर्पज से, अक्सर कोशिश की जाती है कि 35 सेंटीमीटर से और बस 65 सेंटीमीटर तक ही बैलेंसिंग हो, मतलब 50 बीच का है तो 15 इधर और 15 इधर, इस रीजन में रहेगा तो एक्यूरेसी अच्छी रहेगी। उससे इधर आओगे 35 से इधर आओगे तो थोड़ी सी भी गड़बड़ होती है, बहुत ज्यादा एरर हो जाता है। और इधर 65 से आगे जाओगे तो थोड़ी सी भी गड़बड़ आपने नोट करने में की तो बहुत ज्यादा एरर कैलकुलेशन में आ जाते हैं। तो शायद सेकंड का जवाब अब तो आप लिखने लायक हो गए होंगे। सी पार्ट, शुड द मूविंग कॉन्टेक्ट ऑफ जॉकी मैंने आपको बताया था, जो उस पर टच करके हम चलाते हैं आगे। Should the moving contact of jockey be scratched along the wire in a meter bridge? क्या उसकी स्क्रैचिंग करते हुए चलना होता है या उसे अलग अलग जगह उठा के फिर रखना होता है? हाँ देखो सुनो, आप स्क्रैचिंग भी कर सकते हैं, लेकिन स्क्रैचिंग नहीं करनी, बहुत हल्के हाथों से इसे लेके जा सकते हैं। तो ज्यादा बेटर होता है कि आप अलग अलग जगह उठा के रखिए। उसका रीजन क्या है? अगर आप फोर्सफुली स्क्रैच करेंगे तो वायर का एरिया नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, और उससे फिर गड़बड़ हो जाती है वायर की रेजिस्टेंस में। फिर हम ये इक्वेशन एग्जैक्टली नहीं लगा पाएंगे। क्यों नहीं लगा पाएंगे? क्योंकि हमने जब इक्वेशन मानी थी, इधर का रेजिस्टेंस
इंटू इधर की लेंथ, इधर का रेजिस्टेंस इंटू इधर की लेंथ। अरे वो लेंथ थोड़ी थी, वो तो थी रो इंटू लेंथ अपॉन एरिया, और यहां भी थी रो इंटू लेंथ अपॉन एरिया। जब इक्वेट किया तो रो ए से रो ए कट गए, लेकिन अगर आप स्क्रैचिंग कर देंगे तो एरिया अलग अलग हो जाएगा, तो वो कैंसिल नहीं होगा, तो ये आपकी एस इंटू एल, एस इंटू एल या आर इंटू एल, ये इक्वेशन बच नहीं पाएगी। आ गया समझ में ना ये वाला सी पार्ट। अब डी, वाई इज कॉन्स्टेंटाइन यूज्ड इन मीटर ब्रिज वायर। देखिए कॉन्स्टेंटाइन, मैंगनीन, ये ऐसे अलॉयज हैं जिनकी रेजिस्टिविटी हाई है, पहली बात। दूसरी बात, टेम्परेचर चेंज होने से भी इनकी रेजिस्टेंस पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो ये दो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये अलॉयज यूज किए जाते हैं मीटर ब्रिज वायर में। पहली बात, दे हैव हाई रेजिस्टिविटी। दूसरा फैक्टर, दे हैव लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। हम पढ़ेंगे माइक्रोस्कोपिक पार्ट में टेम्परेचर कोएफिशिएंट, कि टेम्परेचर चेंज होने से इनके रेजिस्टेंस पे ज्यादा फर्क नहीं आता है। तो अभी आप बताओ 7th के चारों पार्ट समझ में आ गए हैं या नहीं? देखो 6th हो गया, 7th हो गया, 8th हो गया। मैं आखिरी 5 करवा रहा हूं। पहले 5 पे मैं आपकी आवाज नहीं सुन पाया था। क्या फर्स्ट 5 में आपके आंसर मैच हो गए जो कल सिखाया उससे? क्या कह रहे हो, कोई डाउट है पहले 5 में कहीं? कौन? चलो मैं लास्ट में, बिल्कुल एंड में डिस्कस करेंगे वो। एक रीजन ये है, कल मैं सोच रहा था कि ये 9 बजे के बाद ये जूम फ्री है तो हम 5-10 मिनट ऊपर भी एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन इसी जूम पे, जूम 3 पे राइट, मतलब 9 बजे नार्मल आरपीएस की क्लास स्टार्ट हो जाती है। तो उन सर का मेरे पास आज फोन भी आया था, बोल सर 9 बजे छोड़ दिया करो, कल हम 5 मिनट ऊपर हो गए होंगे, तो वो वेट करते रहे। बट हम क्या करें यार, कटार सर भी तो 5 मिनट ऊपर थे आज भी, कल भी इस तरह से। चलो कोई नहीं, कोशिश करेंगे 9 बजे फ्री करने की, लेकिन अब जल्दी जल्दी देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी एक अच्छा सवाल है। ये कहता है कि मीटर ब्रिज का जो कनेक्शन है, अगर आप गैल्वेनोमीटर और सेल को इंटरचेंज कर दें, एक बार समझिए, मैं इसमें एक और भी चीज आपको सिखाऊंगा। देखिए ये आपने मीटर ब्रिज वाला कॉन्सेप्ट लिया, ये आपका डायग्राम था इस तरह का। 2 ये गैप्स हो गए, ये स्क्रूज थे, यहां यहां, एक बीच में, एक यहां, एक यहां, एक इधर और एक इधर। इनके बीच में जुड़ी हुई है मीटर ब्रिज वायर, इनके बीच में मीटर ब्रिज वायर जुड़ी है। अक्सर हमारा कनेक्शन ये था कि हम नीचे तो कनेक्ट कर रहे थे बैटरी, हम नीचे तो कनेक्ट कर रहे थे बैटरी एंड ऊपर कनेक्ट कर रहे थे गैल्वेनोमीटर। अब ये कहता है कि अगर आप ये कनेक्शंस चेंज कर दो, ऊपर आप लगा दो बैटरी, ये तो मैं स्विच साथ में दे रहा हूं, ये जो कि, एंड नीचे कनेक्ट कर दो गैल्वेनोमीटर, तो क्या बैलेंस पॉइंट पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं? मतलब पहले अगर 52 सेंटीमीटर पे बैलेंसिंग थी, तो क्या इसी सर्किट में, ये सर्किट खाली नहीं है, एक साइड आर है, एक साइड एस है, और मैं कहता हूं कि बैलेंसिंग L1 पे थी। सवाल ये है कि अगर मीटर ब्रिज में यहां बैटरी कनेक्ट कर दी जाए और यहां गैल्वेनोमीटर, बैटरी ये मत सोचो कि वो बहुत भारी होगी, 3 बच्चे उठा के ला रहे होंगे। बैटरी एलिमिनेटर होता है छोटा सा लैब में, वो आप गैल्वेनोमीटर की तरह यहां भी कनेक्ट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप बताओ आपका क्या आंसर है इसके लिए? वैसे तो मैं आंसर दे चुका हूं आपको। हाँ, बैलेंसिंग वही रहेगी, बैलेंसिंग लेंथ पे कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि अब भी ये मीटर ब्रिज है, अब भी ये वही मीटर ब्रिज है। गैल्वेनोमीटर की अपनी एक रेजिस्टेंस होती है Rg, वो Rg ही है। फर्क क्या है, 2-2-3-3 अब भी है, 2-2-3-3 पहले भी था। पहले क्या था कि ये बीच वाला 3 रजिस्टर से जुड़ा था, R, S और Rg से। अब ये बीच वाला 2 से जुड़ा है, R और S से। ये जॉकी पॉइंट भी 2 से जुड़ा है, इधर वाली L1 लेंथ से और इधर वाली 100 - L1 रेजिस्टेंस से। लेकिन अब ये जो A पॉइंट है ये 3 से जुड़ गया, एक तो R से, एक L1 लेंथ की रेजिस्टेंस से, और तीसरा Rg से। ये जो B पॉइंट है ये भी 3 से जुड़ गया, S से, 100 - L1 की रेजिस्टेंस से, और Rg। मतलब वही 2-2-3-3 सेम व्हीटस्टोन ब्रिज है। फर्क क्या हो गया, जो हम बनाते थे ABCD, मान लो साइड वाले 2 AB और ऊपर नीचे CD, तो पहले AB 2-2 से था और ये 3-3 से। ये कनेक्शन करते ऊपर नीचे वाले तो आगे 2-2 से और साइड वाले आगे 3-3 से। बाकी व्हीटस्टोन ब्रिज पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो बैलेंसिंग वही आमने सामने के प्रोडक्ट से होनी है, तो जहां होनी थी वही होगी। क्या ये क्लियर हो गया है कि नहीं ये वाला पॉइंट? ठीक है, अब सुनो,
मैं एक और पॉइंट यहां आपको बताता हूं। मैंने एक स्विच यहां यूज किया और एक स्विच यहां यूज किया। कभी आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा स्विच पहले कनेक्ट करना, तो मैं नॉर्मल बनाता हूं। नॉर्मल हम यहां बनाते थे गैल्वेनोमीटर, ये एक स्विच, और यहां हम बनाते थे बैटरी, और ये एक स्विच। आपसे पूछ लिया जाए, मैं इस की को K1 बोलता हूं और इस की को K2। जब आप ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो पहले की K1 ऑन करनी होती है कि पहले की K2 ऑन करनी होती है? या कुछ फर्क नहीं पड़ता इन चीजों में? देखिए सुनिए, तो K2 पहले ऑन करनी होगी या बाद में, ये बताओ ना। जिसने बच्चे ने जवाब दिया था सही दिया था, इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्या बोलना चाह रहे हो आप? K2 पहले ऑन करनी पड़ेगी या बाद में? पहले। कौन बोल रहे हैं पहले? ये सही जवाब दे रहे हैं। क्या नाम है? ठीक है, सही जवाब है। अब सुनो, कारण सुनो लेकिन इसका। आप पहले K2 ऑन करके करंट वरंट फ्लो करवा लेते हो और फिर गैल्वेनोमीटर की ऑन करते हो ताकि गैल्वेनोमीटर में झटका ना लगे। अक्सर क्या होता है, अगर पहले गैल्वेनोमीटर ऑन कर दिया, जैसे ही बैटरी ऑन करते गैल्वेनोमीटर में एक बड़ा सा झटका लगता है जिससे गैल्वेनोमीटर डैमेज भी हो सकता है। तो हमें गैल्वेनोमीटर को गैल्वेनोमीटर को सर्किट में लगाए हुए ना तो कभी बैटरी ऑन करनी चाहिए ना कभी बैटरी ऑफ करनी चाहिए। हमेशा गैल्वेनोमीटर एक स्टेबल स्टेट में आना चाहिए। मतलब क्या? अब बताओ, जब आप एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर रहे हो, ऑन कर रहे हो, तो पहले इन दोनों में से कौन सी की ऑन करूं मैं? बैटरी की या गैल्वेनोमीटर की? बैटरी की। पहले K2 देन K1। अब मैं इसे ऑफ करूं तो पहले कौन सी ऑफ करें बताओ? नहीं यार, यही तो नहीं। बैटरी करते ही इसमें झटका लगेगा जिससे गैल्वेनोमीटर खराब हो सकता है। गैल्वेनोमीटर को एकदम से इतना बड़ा झटका मत दो कि उसके होते होते बैटरी लगा दी, उसके होते होते बैटरी हटा दी। ये नहीं झेल सकता इतना झटका। ये इसके आने से पहले बैटरी लगा लो या इसके जाने के बाद बैटरी हटाओ तो ये सेफ है। क्या आ गया है क्या समझ में? आप बताओ, शुरू से बताओ। मैंने ऑन करना है तो पहले कौन सी की ऑन करें? ये बैटरी की या गैल्वेनोमीटर? K2 बैटरी वाली पहले, फिर K1। अब मुझे ऑफ करना है, अब क्या करें? किसको? हाँ, पहले K1 ऑफ करेंगे एंड देन K2। यार इस तरह की छोटी छोटी बातें आप अपने नोट्स में ऐड कर देना। अब मैं क्लासरूम में होता तो मैं लिखवा भी देता बोल के, लेकिन अब आप ये नोट कर लेना जो मैं बीच बीच में क्वेश्चंस में सिखा रहा हूं, की वाली बातें। तो ये हमने कौन सा क्वेश्चन लिया था? क्वेश्चन नंबर 9। आ गया होगा ना समझ में? ठीक है। अब आखिरी जो सवाल है इस CPP का 10, बड़ा अच्छा सवाल है और मैंने आप लोगों के लिए रिजल्ट्स निकाल के ये सवाल बनाया। आपको दिख भी रहा है कि इसमें कहीं से कोई बुक से डायग्राम नहीं ले रखे हैं। ये तो मैंने वैसे ही आज पेन कॉपी लेके और ये डायग्राम बना के आपके लिए स्कैन किया था एक बात समझाने के लिए। देखो, मीटर ब्रिज हो चाहे एक सिंपल व्हीटस्टोन ब्रिज, ऐसा थोड़ी कि हम पहली बार में ही बैलेंसिंग ढूंढ लेते हैं। बैलेंसिंग तब मिलती है जब पहले वो सर्किट अनबैलेंस्ड रहता है, आप इधर उधर घूमते हैं तब जाके कहीं ना कहीं बैलेंसिंग मिलती है। तो बैलेंसिंग से पहले अनबैलेंस्ड स्टेज भी है। तो अनबैलेंस्ड जब होता है कोई भी व्हीटस्टोन ब्रिज या मीटर ब्रिज, तो उसमें करंट बीच वाले वायर में कैसे फ्लो करता है, कभी उस पर सवाल आ जाए तो उसके लिए मैंने आपके लिए एक रिजल्ट निकाल के दिए हैं जो KCL KVL से ही आते हैं, पर हम वो प्रूव नहीं करेंगे, इतना टाइम हम नहीं लगा रहे। तरीका सुनो क्या है। पहले मैं बात करता हूं रजिस्टिव व्हीटस्टोन ब्रिज की और फिर मैं कैपेसिटिव पे भी चलूंगा। ये बात मैंने कैपेसिटिव में जानबूझ के ही नहीं बताई आपको अनबैलेंस वाली, कि भाई यही बताते एक साथ ही। रजिस्टिव व्हीटस्टोन ब्रिज, मान लो ये रेजिस्टेंस है R1, ये जो हम 4 रेजिस्टेंसेज मानते हैं, और ये एक बीच में रेजिस्टेंस है और ये बैटरी सपोज कीजिए ऐसे लगाई। बीच में रेजिस्टेंस का मतलब है कि गैल्वेनोमीटर है। चलो मैंने रेजिस्टेंस की तरह ही दिखा दिया। मैं टर्मिनल्स के नाम दे रहा हूं, क्या इसमें दिए हैं? बिल्कुल दिए हैं, ABCD, यही नाम दे देते हैं जो इस क्वेश्चन में लिए हैं, ABCD। R1, चलो इसमें तो वैल्यूज दे रखी हैं, R1, R2, R3, R4 और आखिरी वाला R5। पहली बात ये कि R1 into R4 इज इक्वल टू
R2 इंटू R3, तो बीच वाले में करंट बिल्कुल ही कितना हो जाएगा, 0। ये तो बैलेंसिंग है। लेकिन अगर ये अनबैलेंस्ड है तो बीच वाले में करंट B टू D आएगा या D टू B। ये समझाने के लिए मैंने क्वेश्चन आपको दिया। देखो बैटरी के पॉजिटिव से करंट चलेगा क्योंकि ये सोर्स का काम करती है। एक अकेली बैटरी किसी भी सर्किट में सोर्स का काम करेगी। बैटरी के पॉजिटिव से करंट चलेगा। अब देखिए यहां करंट दो हिस्सों में बंटना है, एक साइड गया I1, एक साइड गया I2। अगर बैलेंस होता तो पूरा I1 आगे निकल जाता एंड पूरा I2 इधर निकल जाता। अब बीच वाले में करंट कैसे होगा? अगर क्वेश्चन में डायरेक्शन नहीं पूछी और मैग्नीट्यूड पूछा है तो आपको इसकी जरूरत नहीं है। आप किधर भी मान लो, केवीएल केसीएल लगा के सोल्व कर लो। अगर नेगेटिव आ गया, अगर लास्ट में नेगेटिव आ गया तो आपका मैग्नीट्यूड सही है, बस डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। लेकिन कई बार क्या होता है, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बना के खाली डायरेक्शन पूछ लेते हैं बीच वाले में, बीडी जो ब्रांच है उसमें करंट की डायरेक्शन। तो तरीका सुनो आप, अगर ये बराबर नहीं है, इफ R1 इंटू R4 इज नॉट इक्वल टू R2 इंटू R3, अगर ये बराबर नहीं है तो एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा। मान लो R1 R4 बड़ा है, सपोज कीजिए R1 R4 बड़ा है, तो जो छोटे वाला है आप केवल उस पर ध्यान दो। R1 R4 अगर बड़ा है तो छोटा कौन है, R2 R3। आप थोड़ी देर के लिए R1 और R4 को भूल ही जाओ कि जैसे सर्किट में थे ही ओनली R2 एंड R3। तो आप देखो करंट को आने दो, ये रास्ता ही नहीं है करंट के पास, ये एजम्पशन है, केवल एजम्पशन है, सारा इधर गया। अब बताओ करंट किधर से किधर जा रहा है, B टू D या D टू B? तो ये आपको बीच वाले में करंट की डायरेक्शन मिली। अब इनको दोबारा जोड़ दो, और ये R1 था, ये R4 था, तो आपको डायरेक्शन मिल गया। अब देखो एक चीज समझ में आ रही है, ये I2 आया, यहां से कुछ करंट मान लो I3 ऊपर निकला तो इधर गया I2 माइनस I3, या I3 आया, या I1 आ रहा था इधर, और ये जुड़ के आ जाएगा I1 प्लस I3। आप बताओ क्या बीच वाले में करंट की डायरेक्शन देखनी आई? रजिस्टिव सर्किट में कैसे देखनी है? अगर R1 R4 छोटा होता, देखो अभी इसमें डायरेक्शन आई D टू B। अगर R1 R4 छोटा होता तो बस उसे रखते, दूसरे को हटा देते थोड़ी देर के लिए। ये बस एज्यूम करना है करंट इधर से आ रहा है तो यूं गया, अब यूं आया और यूं गया, तो हमें डायरेक्शन मिल गई। दूसरी बार डायरेक्शन कहां से कहां है, B टू D। अब इनको फिर से जोड़ देना जरूरी है और डायरेक्शन आ जाएगी B टू D। तो ये बताओ रजिस्टिव अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में बीच वाली ब्रांच में करंट निकालना आ गया कि नहीं? कैसे निकालते हैं? अब देखो आपका जो ये सर्किट दिया गया है इस सीपीपी के आखिरी सवाल में, ये जो सर्किट दिया गया है इसमें ये दिया गया है कि यहां 10 ओम है, यहां पे 5 ओम है, मैं सर्किट बना रहा हूं, यहां पे 5 ओम है। ये याद रखना भी आसान है, करंट ज्यादा उधर जाता है जहां रेजिस्टेंस कम होती है, तो आप छोटे वाला प्रोडक्ट लो, बड़े वाले को हटा दो और उससे देख लिया इस तरह से। और बीच में कोई 5 ओम बना रखा है, ऐसा बना रखा है इन्होंने, और ये 10 वोल्ट की बैटरी यूं लगा रखी है। चलो पहला सवाल, क्या ये बैलेंस्ड है कि नहीं है? नहीं है। मैं एक बार नाम लिख देता हूं उसमें, ABCD। दूसरी बात, बैटरी से करंट यूं आएगा, यूं। अब देखो प्रोडक्ट बड़ा कौन सा है उसे हटाओ, कौन सा है, 10-10 वाला है, 5-5 वाला, तो इसे हटा दो। इसे हटा के बस केवल ये पता लगेगा। अब बताओ बीच वाली ब्रांच में करंट D टू B जाना है कि B टू D? D टू B। तो आपको रजिस्टिव अनबैलेंस्ड सर्किट में करंट की डायरेक्शन समझ में आ गई। कैपेसिटिव अनबैलेंस्ड सर्किट में बिल्कुल इससे उल्टा होता है। कैपेसिटिव अनबैलेंस्ड सर्किट में क्योंकि फॉर्मूले उल्टे हैं सीरीज पैरेलल के, इसलिए सबसे उल्टा हो जाता है। क्या कि अगर C1 C2 C3 C4 के बराबर हो, या पता नहीं क्या था उसमें, मैं बना दूं आमने सामने वाले क्या नाम दे रहे हैं हम। देखिए ये C1, ये C2, ये आपका C3, ये आपका C4 एंड ये बीच में C5 एंड बैटरी मान लो ऐसे लगी है, इस तरीके से बैटरी लगी है। अब अगर C1 इंटू C4
बराबर है C2 इंटू C3 के, तो ये बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड है तो बीच वाले में करंट कितना होगा, जीरो। मतलब करंट नहीं, हम चार्ज की बात करें कैपेसिटर में, तो बीच वाले में चार्ज हो जाएगा जीरो। लेकिन अगर ये छोटा बड़ा कोई केस आता है तो इससे उल्टा काम हो जाना है। यहां कैसे उल्टा हो जाना है, देखिए, अगर C1 C4 बड़ा है C2 C3 से, तो बताओ कौन सा रखना है और कौन सा हटाना है। इस बार बड़ा वाला रखना होगा, बड़ा वाला, उससे अपोजिट रिजल्ट है। C1 C4 रखना होगा तो C2 C3 को हटा दो, C2 C3 को आप हटा दीजिए। अब देखो करंट बैटरी से चला, यूं आया यूं आया यूं आया यूं गया यूं गया और यूं गया। अब इसमें जब करंट यूं आ रहा है तो इसका मतलब ये प्लेट पॉजिटिव हो जाएगी, और करंट इसमें से निकला है, न्यूट्रल में से करंट निकला है, तो ये प्लेट कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। अपर प्लेट पॉजिटिव एंड लोअर प्लेट नेगेटिव। और अगर इससे उल्टा रिजल्ट होता, अगर इससे उल्टा होता कि C1 C4 छोटा होता और C2 C3 बड़ा होता, तो आप किसको रख लेते? अब किसको रखते? C2 C3। तो इसको या हटाने नहीं होते हैं, ये केवल बीच वाले में डायरेक्शन देखने के लिए देखते। कभी हटा के सर्किट ही सोल्व करिए, वो तो गलत हो जाएगा। केवल बीच वाले में डायरेक्शन देखने के लिए फिर दोबारा लगा देने होते हैं। अब देखो यूं आया, बीच वाली ब्रांच में यूं जाएगा तो न्यूट्रल प्लेट पे करंट आया तो पॉजिटिव, और न्यूट्रल में से करंट निकला तो वो नेगेटिव। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 मैंने दिया था, मैं एक बार उसका और डायग्राम बना के दिखाता हूं। तो उसमें यूं बना रखा है, ये 10 माइक्रोफेराड, ये 5 माइक्रोफेराड, ये भी 5 माइक्रोफेराड, दिस इज अगेन 10 माइक्रोफेराड, एंड बीच में आ रहा है 5 माइक्रोफेराड, एंड बाहर से ये दिखा रखा है ये प्लस, और ये दिखा रखा है माइनस, और यहां बैटरी है 10 वोल्ट की। ये इन्होंने डायग्राम दिखाया है। अब इसमें ये पूछा है कि अपर प्लेट पॉजिटिव होगी या लोअर प्लेट पॉजिटिव होगी, कौन सी पॉजिटिव कौन सी नेगेटिव, बताओ, आप सोच के बताओ। ये क्या ये बैलेंस है? पहली बात नहीं है। कौन सा बड़ा है? 10-10। उसे रखना है कि उसे हटाना है? उसे रखना है, तो ये बीच वाले में देखने के लिए इसे हटा दो। अब बैटरी का पॉजिटिव इधर है तो यहां से करंट चला होगा, यहां से करंट गया तो यूं गया, यूं आ गया और यूं आ गया। केवल डायरेक्शन निकालने के लिए है, हाँ, अपर पॉजिटिव लोअर नेगेटिव, केवल डायरेक्शन निकालने के लिए है। मैग्नीट्यूड निकालना होगा जब तो वो पूरे ज्वाइन करके ही करेंगे। तो इन दोनों को सही बताने वाला जो आपका ऑप्शन है इस क्वेश्चन में, वो है ऑप्शन नंबर ए। तो इन आखिरी 5 सवालों से मैंने आपको व्हीटस्टोन ब्रिज ही क्लियर किया है, 6, 7, 8, 9, 10। आप बताइए क्या ये यहां तक आ गया समझ में? अब बचे 1 से लेके 5। पहला सवाल शायद बड़ा सीधा है, पहला सवाल तो सबसे हो गया होगा, मैंने आंसर बताए थे स्टार्टिंग में, है ना, 1/4 आया था इसका पहले का। सेकंड जैसे कल करवाए थे ना, तो सेकंड उससे हो जाएगा। थर्ड भी बिल्कुल सेम है, बस गैप चेंज हुआ होगा। एक बार वो लेफ्ट गैप में लगा होगा अरेंजमेंट, और एक बार वो राइट गैप में, इक्वेशन सेम बनेगी। ऐसे ही फोर्थ में भी पैरेलल से जब कुछ हटाओगे तो वो रेजिस्टेंस बढ़ती है। अगर वो रेजिस्टेंस बढ़ती है तो उसके अपोजिट जो लेंथ आनी है वो कम करनी होती है। समझ गए हो ना आप? तो इससे फोर्थ होगा, और बिल्कुल ऐसा ही फिफ्थ है, बस गैप चेंज होगा। अगर वो पैरेलल कॉम्बिनेशन पहले लेफ्ट गैप में था तो अब राइट गैप में लगाना होगा, वो इक्वेशन सेम बनेगी, और इसीलिए फोर्थ और फिफ्थ का आंसर भी सेम आएगा, और ऐसे ही सेकंड और थर्ड का भी। 1 से 5 अब ये और बताओ फटाफट, क्योंकि यार देखो वो टाइम हो रहा है। नारनौल अभिषेक सर का, वो वेट कर रहे होंगे, कल भी वो बोल रहे थे मुझे। आप ये बताओ कि 1 से 5 में कोई और पूछना है क्या? अभी नहीं, जो बच्चे शुरू में बोल रहे थे मैं उनसे बात कर रहा हूं, अगर वो ट्राई कर सके तो हो जाएगा। तो ये मैं मान के चलूं कि हमारा मीटर ब्रिज, एक वो पहले वाली क्लास और एक ये क्लास, इन दोनों में आपका क्लियर हो गया।